बुक 2। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कानूनों में कॉमन और योद्धाओं की संख्या लगभग 5,000 है। सोमवार का भोजन महिलाओं के लिए बढ़ाया गया, लेकिन रिपब्लिक में केवल 1,000 सुकरात की बातें कभी आम नहीं होती थी। उनमें हमेशा खूबसूरती, नयापन और सोच दिखती थी। लेकिन हर चीज़ में परफेक्शन की उम्मीद करना मुश्किल है। हमें इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि अभी बताए गए 5,000 नागरिकों के लिए बेबी लोनिया या किसी दूसरे बड़े देश जितना बड़ा इलाका होना चाहिए। अगर इतने सारे लोग आलस उतने सारे लोग आलस में रखना है, और उन साथ ही उनकी औरतें और नौकरों को भी, तो उससे कई गुना ज़्यादा होंगे। एक आइडियल बनाते समय हम जो चाहें मान सकते हैं, लेकिन नामुमकिन चीज़ों से बचना चाहिए। कानूनों में कहा गया है कि कानून बनाने वाले की नज़र दो चीज़ों पर होनी चाहिए, लोग और देश, लेकिन उसे पड़ोसी देशों को नहीं भूलना चाहिए। अगर जिस राज्य के लिए वह कानून बनाता है उसमें सच्चा राजनीतिक जीवन होना चाहिए, क्योंकि एक देश के पास ऐसी मिलिट्री फोर्स होनी चाहिए जो उसके पड़ोसियों के खिलाफ काम आ सके, न सिर्फ अपने देश में काम आए। भले ही एक्शन की ज़िंदगी सबसे अच्छी न मानी जाए, चाहे वह किसी एक व्यक्ति के लिए हो या किसी देश के लिए, फिर भी एक शहर दुश्मनों के लिए खतरनाक होना चाहिए, चाहे वे हमला कर रहे हों या पीछे हट रहे हों। एक और बात है, क्या प्रॉपर्टी की मात्रा को कुछ और तरीके से डिफाइन नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि सोक्रेटिस कहते हैं कि एक आदमी के पास इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वह संयम से जी सके। जो अच्छी तरह से जीने का एक तरीका है, वह ज़्यादा ऊंचा या आम सोच होगी, लेकिन एक आदमी संयम से और फिर भी दुखी होकर जी सकता है। एक बेहतर परिभाषा यह होगी कि एक आदमी के पास इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वह न केवल संयम से बल्कि आज़ादी से भी जी सके। अगर दोनों को अलग कर दिया जाए तो आज़ादी लग्जरी के साथ मिल जाएगी, मेहनत संयम के साथ जुड़ी होगी, क्योंकि उदारता और संयम ही एकमात्र गुण है जो प्रॉपर्टी के इस्तेमाल से जुड़े हैं। एक आदमी एक आदमी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नरमी या हिम्मत से नहीं कर सकता, लेकिन संयम और आज़ादी से कर सकता, और इसलिए इन गुणों का इस्तेमाल प्रॉपर्टी से अलग नहीं किया जा सकता। प्रॉपर्टी को बराबर करने और नागरिकों की संख्या को रेगुलेट न करने में भी एक अंतर है। आबादी अनलिमिटेड रहेगी, वह सोचता है कि यह तब काफ़ी हद तक बराबर हो जाएगा जब कुछ शादियां बेकार हो जाएंगी, चाहे दूसरों से कितनी भी शादियां क्यों ना हो, क्योंकि उसे लगता है कि मौजूदा राज्यों में ऐसा ही होता है। लेकिन प्लूटो की काल्पनिक स्थिति में अभी से ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमारे बीच नागरिकों की संख्या चाहे जितनी भी हो, प्रॉपर्टी हमेशा उनके बीच बट जाती है, और इसलिए किसी को कोई कमी नहीं होती। लेकिन अगर प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हो सकता जैसे कानूनों में, तो ज़्यादा लोगों को, चाहे वे कम हो या ज़्यादा, कुछ नहीं मिलेगा। कोई सोच सकता था कि प्रॉपर्टी से ज़्यादा आबादी को सीमित करना जरूरी है, और यह सीमा बच्चों की में मौत की संभावना और शादीशुदा लोगों में बांझपन की संभावना को ध्यान में रखकर तय की जानी चाहिए। इस विषय की अनदेखी, जो मौजूदा राज्यों में बहुत आम है, नागरिकों के बीच गरीबी का एक लगातार कारण है, और गरीबी क्रांति और अपराध की जनक है। गरीबी क्रांति और अपराध की जनक है। कोरिथियन कोरिंथियन फीडन, जो सबसे पुराने कानून बनाने वालों में से एक थे, उनका मानना था कि परिवार और नागरिकों की संख्या वही रहनी चाहिए, भले ही शुरू में अभी लोट अलग अलग साइज के हो रहे हों। लेकिन कानूनों में इसका उल्टा नियम रखा गया है। हमारी राय में सही इंतजाम क्या है, यह बाद में समझाया जाएगा। कानूनों में एक और कमी है। सुकरात हमें यह नहीं बताते कि शासक अपने लोगों से कैसे कैसे अलग होते हैं। वह सिर्फ इतना कहते हैं कि उन्हें ताने और बाने से जोड़ा जाना चाहिए, जो अलग अलग ऊन से बने होते हैं। वह यह अनुमति देता है कि एक आदमी की पूरी संपत्ति को 5 गुना बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसकी जमीन भी कुछ हद तक क्यों नहीं बढ़नी चाहिए? फिर क्या उसके घरों के इंतजाम से घर का अच्छा मैनेजमेंट बढ़ेगा? क्योंकि वह हर व्यक्ति जो अलग अलग जगह पर 2 घर लेता देता है, और 2 घरों में रहना मुश्किल है। घर का पूरा सिस्टम न तो डेमोक्रेसी होता है और न ही ओलिगार्की, बल्कि उनके बीच का होता है, जिसे आमतौर पर प्लोटी कहा जाता है, और जो भारी हथियारों से लैस सैनिकों से बना होता है। अब
अगर उनका इरादा ऐसा संविधान बनाने का था जो ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों के लिए सही हो तो शायद वह सही थे, लेकिन अगर उनका मतलब यह था कि यह संवैधानिक रूप उनके पहले या आदर्श राज्य के सबसे करीब था तो वह सही नहीं थे, क्योंकि कई लोग लेसेडिमोनियन या शायद किसी और ज़्यादा अमीर सरकार को पसंद करेंगे। कुछ लोग सच में कहते हैं कि सबसे अच्छा संविधान सभी मौजूदा रूपों में मेल है। वे लेसेडिमोनियन की तारीफ करते हैं क्योंकि यह कुलीन तंत्र, राजशाही और लोकतंत्र से बना है। राजा राजशाही बनाता है और बड़े लोगों को काउंसिल कुलीन तंत्र बनाती है, जबकि लोकतंत्री तत्वों को इफोर्स रिप्रेजेंट करते हैं। इफोर्स रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इफोर्स लोगों में से चुने ओके क्योंकि इफोर्स लोगों में से चुने जाते हैं। हालांकि दूसरे लोग इफोरिलिटी को तानाशाही बताते हैं और आम खाने और रोजमर्रा की जिंदगी की आदतों में लोकतंत्र का तत्व ढूंढते हैं। यह माना जाता है कि सबसे अच्छा राज्य डेमोक्रेसी और तानाशाही से बनना होता है, जो या तो संविधान ही नहीं या सबसे बुरे हैं, लेकिन वे सच के ज़्यादा करीब होते हैं, जो कई तरह के रूपों में मिलाते हैं। क्योंकि वह राज्य बेहतर होता है जिसमें ज़्यादा चीज़ें होती हैं। क्यों कानूनों में प्रस्तावित संविधान में राजशाही का कोई तत्व नहीं है। यह सिर्फ ओलिगार्की और डेमोक्रेसी है, जो ओलिगार्की की तरफ झुका हुआ है। यह मजिस्ट्रेटों को नियुक्त करने के तरीकों में लिखा जाता है, क्योंकि हालांकि उन्हें पहले से चुने गए लोगों में से लॉटरी से नियुक्त किया जाता है, लेकिन इसमें दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। जिस तरह से अमीर लोगों को कानून द्वारा असेंबली में आने और मजिस्ट्रेट के लिए वोट देने का दूसरे राजनीतिक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि बाकी लोग अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा मजिस्ट्रेटों को सबसे अमीर वर्गों से नियुक्त करने और सबसे ऊंचे अधिकारियों को सबसे ज़्यादा इनकम वालों में से चुनने की कोशिश, ये दोनों ही ओलिगार्किकल फीचर हैं। काउंसिल के चुनाव में भी ओलिगार्किकल सिद्धांत लागू होता है। ओलिगार्किकल सिद्धांत लागू होता है। ओलिगार्किकल सिद्धांत लागू होता है क्योंकि कभी सभी को चुनने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन यह मजबूरी सिर्फ पहले क्लास के चुनने तक और दूसरे क्लास या तीसरे क्लास में से बराबर संख्या में चुनने तक ही है, लेकिन इस मामले में तीसरे और चौथे क्लास के सभी वोटरों के लिए नहीं। ओह, तीसरे या चौथे क्लास के वोटरों के लिए नहीं। चौथे क्लास के उम्मीदवारों का चुनाव सिर्फ पहले और दूसरे क्लास में जरूरी है। फिर वह कहते हैं कि हर क्लास में से बराबर संख्या चुने जाने चाहिए। इस तरह बेहतर किस्म के लोगों को ज़्यादा वोट मिलेंगे जिनकी इनकम ज़्यादा है, और निचले तबके के कई लोग मजबूर न होने पर वोट नहीं देंगे। ये बातें और दूसरी बातें जो इसी तरह की पॉलिटिक्स की जांच करने का समय आने पर बताई जाएंगी, ये दिखाती हैं कि प्लूटो जैसे राज्यों में डेमोक्रेसी और मोनार्की नहीं होनी चाहिए। मजिस्ट्रेट को मजिस्ट्रेट को ऐसे ग्रुप में से चुनने में भी खतरा है जो खुद चुने गए हों। अगर कुछ ही लोग मिलकर चुनाव करना चाहें तो चुनाव हमेशा उनकी मर्जी से होंगे। ऐसा ही संविधान है जिसके बारे में कानूनों में बताया गया। दूसरे संविधान भी सुझाए गए हैं। कुछ प्राइवेट लोगों ने, कुछ फिलोसफर और नेताओं ने, जो प्लेटो के संविधानों के मुकाबले पहले से बने या मौजूदा संविधानों के ज़्यादा करीब हैं। महिलाओं और बच्चों का ग्रुप, क्या महिलाओं के लिए पब्लिक टेबल जैसी नई चीज़ें और ने नहीं लाई। दूसरे कानून बनाने वाले वही शुरू करते हैं जो जरूरी होता है। कुछ लोगों की राय में प्रॉपर्टी का रेगुलेशन सबसे ज़रूरी मुद्दा है। यही सवाल है कि किस पर सभी क्रांतियां निर्भर करती हैं। इस खतरे में चोसीडॉन के फेलियर्स ने पहचाना था, जो सबसे पहले यह मानने वाले थे कि एक राज्य के नागरिकों के पास बराबर संपत्ति होनी। इस खतरे को चोसीडॉन ने पहचाना था, एक नागरिक के पास बराबर संपत्ति होनी चाहिए। उन्होंने सोचा कि एक नई कॉलोनी में बराबर बिना किसी मुश्किल के पूरी हो सकती है। जब एक राज्य पहले से ही बना हुआ हो तो इतनी आसानी से नहीं, और जब मनचाहा मकसद पूरा हो करने का सबसे छोटा रास्ता
यही होगा कि अमीर लोग शादी का हिस्सा दें और न लें, और गरीब लोग न दें बल्कि लें। हम लोग शादी का हिस्सा दें। प्लूटो ने अपनी किताब लॉज में कहा था कि कुछ हद तक जमा करने की इजाज़त होनी चाहिए, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, उसे मना मना किया जाना चाहिए। किसी नागरिक के पास मिनिमम क्वालिफिकेशन से 5 गुना ज़्यादा ज़मीन होनी चाहिए। लेकिन जो लोग ऐसे कानून बनाते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि वे अक्सर भूल जाते हैं, जो लेजिस्लेटर प्रॉपर्टी की रकम तय करता है उसे बच्चों की संख्या भी तय करनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे प्रॉपर्टी के लिए बहुत ज़्यादा हैं तो कानून तोड़ा जाना चाहिए, और कानून तोड़ने के अलावा यह बहुत बुरी बात है। और ये थोड़ा जो करनी बुरी बात है कि बहुत से लोग अमीर होने के बाद गरीब हो जाएं, क्योंकि बर्बाद किस्मत वाले लोग क्रांति जरूर करेंगे। प्रॉपर्टी को बराबर करने का पॉलिटिकल समाज पर असर पड़ता है। यह बात बहुत पुराने लेजिस्लेटर भी साफ तौर पर समझते थे। सोलोन और दूसरों ने ऐसे कानून बनाए जो किसी व्यक्ति को अपनी मर्जी से जितना चाहे उतनी जमीन रखने से रोकते थे। और राज्यों में दूसरे कानून भी हैं जो प्रॉपर्टी बेचने पर रोक लगाते हैं। उदाहरण के लिए लोक्रियन लोगों के बीच एक कानून है कि कोई आदमी अपनी प्रॉपर्टी तब तक नहीं बेच सकता जब तक वह साफ तौर पर साबित न कर दे कि उस पर कोई मुसीबत आई है। ओह, मुसीबत आई है। फिर ऐसे कानून भी रहे हैं जो ओरिजिनल लॉट को बचाने का हुक्म देते हैं। ऐसे ही एक कानून ल्यूकस द्वीप पर था, और इसे ख़त्म करने से संविधान बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो गया, क्योंकि शासकों के पास जब तय योग्यता नहीं रही। फिर जहाँ प्रॉपर्टी बराबर होती है वहाँ रकम या तो बहुत ज़्यादा या बहुत कम होती है, और मालिक या तो ऐशो आराम में जी रहा होता है या गरीबी में। तो साफ है कि तो कानून बनाने वालों को न सिर्फ प्रॉपर्टी बराबर रखने का लक्ष्य करना चाहिए, बल्कि उनके रकम में भी संतुलन करना चाहिए। और फिर भी अगर यह संतुलित रकम सभी के लिए बराबर तय करता है तो भी वह लक्ष्य के ज़्यादा करीब नहीं होगा, क्योंकि बराबरी के लिए जायदाद की नहीं बल्कि इंसानों की इच्छाओं की जरूरत हो। ओह, क्योंकि बराबरी के लिए जायदाद की नहीं बल्कि इंसान की इच्छाओं की जरूरत होती है, और यह तब मुमकिन है जब तक राज्य की तरफ से कभी शिक्षा न दी जाए। लेकिन फेलियस शायद जवाब देगा कि उसका यही मतलब है कि उसकी राय में राज्यों में न सिर्फ बराबर प्रॉपर्टी होनी चाहिए बल्कि बराबर शिक्षा भी होनी चाहिए। फिर भी हमें बताना चाहिए कि उसकी शिक्षा का तरीका क्या होगा। सबके लिए एक जैसा होने का कोई फायदा नहीं है। अगर यह इस तरह का है कि यह लोगों को लालच या बड़ी इच्छा या दोनों के लिए उकसाता है। इसके अलावा सिविल परेशानियां सिर्फ प्रॉपर्टी के बराबर न होने से नहीं बल्कि इज्जत के बराबर न होने से भी पैदा होती हैं। हालांकि उल्टे तरीके से आम लोग प्रॉपर्टी के बराबर न होने को लेकर झगड़ते हैं। ऊंचे तबके के लोग इज्जत के बराबर न होने को लेकर, जैसा कि कवि कहते हैं, बुरे और अच्छे दोनों इज्जत में बराबर हिस्सा लेते हैं। कुछ ऐसे जुर्म हैं जिनके कारण कमी होती है, और इनके लिए फेलियस को उम्मीद है कि प्रॉपर्टी के बराबर होने में उसका इलाज मिलेगा। जो किसी आदमी को भूख या ठंडा भूख या ठंड की वजह से लुटेरा बनाने के लालच से दूर कर देगा। लेकिन कमी की जुर्म की अकेली वही वजह नहीं है। लोग किसी ऐसे जुनून को पूरा करना चाहते हैं जो उन्हें परेशान करता है। लोग किसी ऐसे जुनून को पूरा परेशान करता है, या वे ऐसे सुख का मजा लेना चाहते हैं जिसमें दर्द न हो, इसलिए वे जुर्म करते हैं। अब इन 3 बीमारियों का इलाज क्या है? पहली है ठीक ठाक चीज़ों का काम, दूसरी संयम की आदतें, तीसरी अगर कोई उन सुखों की इच्छा करता है जो उन पर निर्भर करते हैं खुद को, उन्हें अपनी इच्छाओं की संतुष्टि फिलोसफी के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। बाकी सभी सुखों के लिए हम दूसरों पर निर्भर हैं।
निर्भर हैं। सच तो यह है कि सबसे बड़े अपराध ज़रूरत से नहीं बल्कि ज़्यादा होने से होते हैं। इसलिए लोग इसलिए जालिम नहीं बनते कि उन्हें ठंड न लगे, और इसलिए बड़ा सम्मान उसे मिलता है जो चोर को मारता है, उसे नहीं बल्कि जो उसे जालिम को मारता है। इस तरह हम देखते हैं कि फेलियस के इंस्टीट्यूशन सिर्फ छोटे मोटे अपराधों के खिलाफ ही काम आते हैं। इन पर एक तरह की आपत्ति है, ये मुख्य रूप से राज्य की अंदरूनी भलाई को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन लेजिस्लेटर को पड़ोसी देशों और बाहर इसके बाहर के आने रहने वाले सभी लोगों के साथ इसके रिश्ते पर विचार करना चाहिए। सरकार की मिलिट्री ताकत के हिसाब से ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, और इस बारे में उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। और प्रॉपर्टी के मामले में भी यह न सिर्फ राज्य की अंदरूनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी होनी चाहिए बल्कि बाहर से आने वाले खतरों से निपटने के लिए भी काफ़ी होनी चाहिए। राज्य की प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि ज़्यादा ताकतवर पड़ोसी उबाल उससे लुभा जाए, जबकि हमलावरों को पीछे न हटा पाए, और न ही इतनी छोटी कि राज्य बराबर ताकत और एक जैसे स्वभाव वाले राज्यों के खिलाफ लड़ाई जारी न कर सके। फेलिस ने कोई नियम नहीं बनाया, और हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ी बहुत दौलत एक फ़ायदा है, और सबसे अच्छी लिमिट शायद यही होगी कि इतनी न हो कि ज़्यादातर ताकतवर पड़ोसी को लुभाए या आपके साथ लड़ाई में उसका फ़ायदा हो। यह कहानी है कि जब ऑटोफ्रेडेटस एटार्नियस को घेरने जा रहा था, तो यूबुलस ने उससे कहा कि वह सोचे कि ऑपरेशन में कितना समय लगेगा, और फिर उस समय में होने वाले खर्च का हिसाब लगाए। क्योंकि उसने कहा, क्योंकि मैं एटार्नियस को तुरंत छोड़ने के लिए इससे कम रकम देने को तैयार हूँ। यूबुलस की इन बातों को ऑटोफ्रेडेटस पर असर हुआ, और वह घेराबंदी से रुक गया। प्रॉपर्टी को बराबर करने से एक फ़ायदा यह हुआ कि इससे लोग झगड़ते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि इस दिशा में फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अमीर लोग इसलिए क्यों ना खुश होंगे क्योंकि वह सम्मान नहीं मिलता जिसके वे हकदार हैं, और यह अक्सर देशद्रोह और क्रांति का कारण बनता है, और इंसान का लालच कभी नहीं मिटता। यह समय था जब दो आबूल काफ़ी थे, लेकिन अब यह रकम आदत बन गई है। जो लोग हमेशा और ज़्यादा चाहते हैं कभी ख़त्म नहीं होते, क्योंकि इच्छा की आदत और वह पूरी न हो, और ज़्यादातर लोग सिर्फ उसे पूरी करने के लिए सुधार की शुरुआत प्रॉपर्टी को बराबर रखने से नहीं, उसे सिर्फ पूरा करने के लिए जीते हैं। सुधार की शुरुआत प्रॉपर्टी को करने से नहीं बल्कि अच्छे स्वभाव वाले को ज़्यादा की चाहत न रखने और नीचे लोगों को ज़्यादा पाने से रोकने के लिए ट्रेनिंग देने से होती है। यानी उन्हें दबाना तो चाहिए लेकिन उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। यानी उन्हें दबाना तो चाहिए लेकिन उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। इसके अलावा फेलियस का सुझाया गया बराबरी का तरीका अधूरा है, क्योंकि वह सिर्फ जमीन को बराबर देखता है, जबकि एक आदमी गुलामों, मवेशियों, पैसा और अपनी चल अचल चीज़ों की भरमार से भी अमीर हो सकता है। अब या तो इन सभी चीज़ों को बराबर करना होगा, या उन पर कोई लिमिट लगानी होगी, या उन सबको छोड़ देना होगा। ऐसा लगता है फेलियस सिर्फ एक छोटे शहर के लिए कानून बना रहे हैं। अगर जैसा कि वे मानते हैं सभी कारीगर पब्लिक स्लेव हों और शहर की आबादी का हिस्सा न हों, लेकिन अगर कोई कानून है कि कारीगर पब्लिक स्लेव होंगे तो यह सिर्फ उन लोगों पर होना चाहिए जो पब्लिक के कामों में लगे हैं। जैसे एपिडामनस में या एथेंस में उस योजना पर जिसे डायोफेंटेस ने एक बार पेश किया था। इन बातों में कोई भी यह अंदाज़ा लगा सकता है कि फेलियस अपने विचारों में कितना गलत था या कितना सही। हेप्पोडेमस मिलेटस के रहने का वाले यूरिफोन का बेटा था, वही जिसने शहर की प्लानिंग की कला बनाई थी और जिसने पीरियस भी बसाया था। ओके, पीरियस भी बसाया था। यह एक अजीब आदमी था जिसे अलग दिखने का शौक था, जिसकी वजह से आमतौर पर अजीब जिंदगी जीने लगा, जिससे कुछ लोग उसे पागल समझने लगे क्योंकि वह खुले बाल और महंगे गहने पहनता था और सर्दी गर्मी दोनों सस्ते गर्म कपड़े पहनता था। वह प्रकृति के ज्ञान में माहिर बनने की चाहत रखने के अलावा पहला इंसान था जो राजनेता नहीं था जिसने सरकार के सबसे अच्छे तरीकों के बारे में पूछताछ की।
पूछताछ की। हिप्पोडेमोस शहर के 10,000 नागरिक थे जो 3 हिस्सों में बटे हुए थे, एक कारीगर का, दूसरा किसानों का, एक तिहाई राज्य के हथियारबंद रक्षकों का। उसने जमीन को 3 हिस्सों में बांटा, एक पवित्र, एक पब्लिक और तीसरा प्राइवेट। पहला, देवताओं की पारंपरिक पूजा। पहला पहला जमीन को 3 हिस्सों में बांटा। पहला पब्लिक, एक पवित्र और तीसरा प्राइवेट। पहला देवताओं की पारंपरिक पूजा को बनाए रखने के लिए अलग रखा गया था, दूसरा योद्धाओं की मदद के लिए और तीसरा किसानों की प्रॉपर्टी थी। उसने अपने कानूनों को भी 3 हिस्सों में बांटा और इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उसका मानना था कि मुकदमे के 3 विषय थे: बेइज्जती, चोट और हत्या। बेइज्जती, चोट और हत्या। इसी तरह उन्होंने अपील की एक आखिरी अदालत भी बनाई जिसमें ऐसे सभी मामलों को भेजा जा सकता था जिनका फैसला गलत तरीके से हुआ था। यह अदालत उन्होंने इस मकसद के लिए चुने गए बुजुर्गों की बनाई थी। उनकी यह भी राय थी कि अदालतों के फैसले वोटिंग पेपर से नहीं जाने चाहिए, बल्कि हर किसी के पास एक टैबलेट होना चाहिए जिस पर वह न सिर्फ एक आसान सी निंदा लिख सके या टैबलेट को खाली छोड़कर आसानी से बरी कर सके, बल्कि अगर वह कुछ हद तक बरी और कुछ हद तक दोषी ठहरता है तो वह उससे उसी हिसाब से फर्क करना होगा। मौजूदा कानून पर उन्हें ऐतराज जताया कि यह जजों की झूठी गवाही देने के लिए मजबूर करता है, चाहे वे किसी को भी वोट दें। उन्होंने यह कानून बनाया कि जो लोग देश की भलाई के लिए कुछ भी खोजेंगे उन्हें इनाम दिया जाएगा। और उन्होंने यह भी कहा कि लड़ाई में मारे गए नागरिकों के बच्चों का गुजारा सरकारी खर्चे पर किया जाएगा, जैसा कि ऐसा कानून पहले कभी सुना ही न गया हो, जबकि यह असल में एथेंस में मौजूद है और दूसरी जगहों पर भी। मजिस्ट्रेटों के बारे में वह चाहता था कि वे सभी लोगों द्वारा चुने जाएं, यानी पहले बताए गए 3 वर्गों द्वारा, और जो चुने गए थे उन्हें जनता, अजनबियों और अनाथों के हितों का ध्यान रखना था। ये हिप्पोडेमस के संविधान की सबसे खास बातें हैं और कुछ खास नहीं है। इन प्रस्तावों में से पहला जिस पर आपत्ति हो सकती है वह है नागरिकों का 3 हिस्सों में बंटवारा, किसान, कारीगर और योद्धा। सभी का सरकार में हिस्सा होता है, लेकिन किसानों के पास हथियार नहीं होते और कारीगरों के पास न तो हथियार होते और न ही जमीन, इसलिए वे लगभग योद्धा के वर्ग के गुलाम होते हैं। यह नामुमकिन है कि वे सभी पदों में हिस्सा लें, क्योंकि जनरल और नागरिकों के रखवाले और लगभग सभी मुख्य मजिस्ट्रेट हथियार रखने वालों के वर्ग के लिए जाने चाहिए। फिर भी अगर बाकी 2 वर्गों का सरकार में कोई हिस्सा नहीं है तो वे वफादार नागरिक कैसे हो सकते हैं? यह कहा जा सकता है कि जिनके पास हथियार हैं उन्हें जरूरी तौर पर बाकी दोनों वर्गों का मालिक होना चाहिए, लेकिन यह तब तक आसानी से नहीं हो सकता जब तक वे ज़्यादा न हों, और अगर वे हैं तो बाकी वर्गों को सरकार में हिस्सा क्यों मिलना चाहिए या मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का अधिकार क्यों होना चाहिए? कारीगर तो होने ही चाहिए, क्योंकि हर शहर में उनकी कमी होती है और वे अपने काम से गुजारा कर सकते हैं, जैसा कि दूसरी जगहों पर भी होता है। और किसान भी, अगर वे सच में योद्धाओं को खाना देते हैं तो सरकार में उनका भी हिस्सा हो सकता था। लेकिन हिप्पोडेमस के रिपब्लिक में माना जाता है कि उनके पास अपनी जमीन होती है जिस पर वे अपने निजी फायदे के लिए खेती करते हैं। फिर इस आम जमीन के बारे में जिसके सैनिकों का पेट भरा जाता है, अगर वे ही उस खेती पर कर खुद उस पर खेती करते हैं तो योद्धा वर्ग किसानों जैसा ही होगा। हालांकि कानून बनाने वालों का इरादा उनके बीच फर्क करना था। फिर अगर किसानों जिनकी अपनी जमीन है और योद्धाओं के अलग दूसरे किसान होंगे तो वे एक चौथा वर्ग बनाएंगे जिसका राज्य में कोई स्थान नहीं होगा और किसी भी चीज़ में कोई हिस्सा नहीं होगा। या अगर वही लोग जो अपने जमीनों आम लोगों की ज़मीनों पर की भी खेती करेंगे तो उन्हें 2 घरों का गुजारा करने के लिए ज़रूरी पैदावार की सप्लाई करने में मुश्किल होगी, और ऐसे में बंटवारा होना चाहिए जब वे खुद खाना ढूंढकर योद्धाओं को एक ही लोट से दे सकते हैं। इस सब में जरूर बहुत कन्फ्यूजन है। नहीं उस कानून की तारीफ की जानी चाहिए जो कहता है कि सब जजों के समान सामने कोई आसान मामला रखा जाए जो उन्हें अपने फैसले में फ़र्क करना चाहिए, क्योंकि इस तरह जज एक आर्बिट्रेटर बन जाता है। अब
आर्बिट्रेशन में हालांकि आर्बिट्रेटर बहुत सारे होते हैं, वे फैसले के बारे में एक दूसरे से सलाह मशविरा मशविरा करते हैं और इसलिए वे फ़र्क कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट में यह नामुमकिन है और असल में ज़्यादातर कानून बनाने वाले जजों का एक दूसरे से कोई बातचीत करने से रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। फिर क्या कन्फ्यूजन नहीं होगा? और अगर जज को लगता है कि हर जाना दिया जाना चाहिए, लेकिन उतना नहीं जितना केस करने वाले मांगता है, वह मान लीजिए 20 मीना मांगता है और जज उसे 10 मीना देता है, या एक जज ज़्यादा दूसरा कम, या एक 5 या दूसरा 4 मीना, इस तरह से हर जाने का बंटवारा करते रहेंगे और कुछ पूरा देंगे और दूसरा कुछ नहीं। आखिरी हिसाब कैसे होगा? फिर से, जो कोई भी सीधे बरी होने का दोषी ठहरने के लिए वोट करता है, उसे झूठी गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाता अगर आरोप बहुत आसान और सही तरीके से लगाया गया हो, क्योंकि बरी करने वाला जज यह तय नहीं करता कि डिफेंड नहीं करता कि डिफेंडेंट पर कुछ भी बकाया नहीं है, लेकिन उसे 20 महीना नहीं देना है। 20 महीना नहीं देना है। झूठी गवाही देने का दोषी सिर्फ वही है जो सोचता है कि डिफेंडेंट को 20 महीना नहीं देना चाहिए और फिर भी उसे दोषी ठहराता है। देश के लिए काम की कोई चीज़ खोजने वालों को इनाम देना एक ऐसा प्रस्ताव है जो सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसे कानून बनाकर सुरक्षित रूप से लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे मुखबिर बढ़ सकते हैं और शायद राजनीतिक हंगामा भी हो सकता है। इस सवाल में एक और भी बात शामिल है। इस बात पर शक किया गया है कि किसी देश के कानूनों में कोई बदलाव करना सही है या नहीं, भले ही कोई दूसरा कानून बेहतर हो। अब अगर सभी बदलाव सही नहीं हैं, तो हम शायद ही हिप्पोडेमस के प्रस्ताव से सहमत हो सकते हैं, क्योंकि पब्लिक सर्विस के बहाने कोई आदमी ऐसे कदम उठा सकता है जो कानूनों या संविधान के लिए वाकई नुकसानदायक हों। लेकिन चूंकि हमें इस विषय पर बात की है, तो शायद हमें थोड़ा और डिटेल में जाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैं कह रहा था, राय में अंतर है और कभी कभी बदलाव करना ही सही लगता है। दूसरी कलाओं और विज्ञानों में ऐसे बदलाव निश्चित रूप से फायदेमंद रहे हैं। उदाहरण के लिए मेडिसिन और जिम्नास्टिक और हर दूसरी कला और विज्ञान पारंपरिक इस्तेमाल से अलग हो गए हैं। और अगर पॉलिटिक्स एक आर्ट है, तो किसी भी दूसरी आर्ट की तरह इसमें भी बदलाव जरूरी है। सुधार की जरूरत इस बात से पता चलती है कि पुराने रीति रिवाज बहुत आसान और जंगली हैं, क्योंकि पुराने हेलेंस हथियारबंद होकर घूमते हैं और एक दूसरे से अपनी पत्नियां खरीदते हैं। पुराने कानूनों के जो बचे हुए हिस्से हमारे पास आए हैं, वे बिल्कुल अजीब हैं। जैसे कुएं में मर्डर के बारे में एक कानून है, जिसके मुताबिक अगर आरोप लगाने वाला अपने ही रिश्तेदारों में से कुछ गवाह पेश करता है, तो आरोपी को दोषी माना जाएगा। फिर से, आमतौर पर लोग अच्छा ही चाहते हैं न कि सिर्फ वही जो उनके बाप दादा के पास था, लेकिन पुराने ज़माने के रहने वाले, चाहे वे धरती पर पैदा हुए या किसी तबाही के बाद बचे हों, माना जा सकता है कि वे हमारे बीच के आम बेवकूफ़ लोगों से बेहतर नहीं थे। धरती पर जन्मे लोगों के बारे में निश्चित रूप से ऐसी ही परंपरा है और उनकी धारणाओं से संतुष्ट रहना बेतुका होगा। जब कानून लिख भी दिए गए हों, तो उन्हें हमेशा बिना बदले नहीं रहना चाहिए। दूसरे विज्ञानों की तरह राजनीति में यह नामुमकिन है कि सभी चीज़ें ठीक ठीक लिख कर रखी जाएं, क्योंकि कानून यूनिवर्सल होने चाहिए, लेकिन काम खास बातों से जुड़ी होती है। इसलिए हम यह नतीजा निकालते हैं कि कभी कभी और कुछ मामलों में कानून बदले जा सकते हैं, लेकिन जब हम मामले को दूसरे नज़रिए से देखते हैं, तो बहुत सावधानी की ज़रूरत लगती है, क्योंकि कानूनों को हल्के में बदलने की आदत एक बुराई है और जब बेफ़ायदा कम हो, तो कानून बनाने वालों और शासकों दोनों की कुछ गलतियां रहने देना बेहतर है। नागरिकों को बदलाव से उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा जितना उससे नाफरमानी की आदत से नुकसान होगा। कलाओं की तुलना गलत है। किसी कला में बदलाव से बहुत अलग बात है, क्योंकि कानून में आदत के अलावा किसी और चीज़ से बात मानने की ताकत नहीं होती, जो सिर्फ समय से ही आ सकती है। इसलिए पुराने से नए कानून में बदलने की तैयारी कानून की ताकत को कमज़ोर कर देती है। अगर हम यह भी मान लें कि कानून बदलने हैं,
तो क्या वे सभी बदलने होंगे और हर हालत में? और क्या उन्हें उन्हें कोई भी बदल सकता है जो चाहे, या सिर्फ कुछ खास लोग? ये बहुत ज़रूरी सवाल है, और इसलिए बेहतर होगा कि हम इन पर बात सही मौके के लिए करें। लेसेर्डेमेन और क्रीट की सरकारों में, और असल में सभी सरकारों में, दो बातों पर ध्यान देना होगा। पहला, क्या कोई क्या कोई खास कानून या परफेक्ट राज्य की तुलना में अच्छा है या बुरा? दूसरा, क्या वह क्या यह उस विचार और चरित्र के हिसाब से है या नहीं जो कानून बनाने वाले ने अपने नागरिकों के सामने रखा है। यह बात आमतौर पर मानी जाती है कि एक अच्छे राज्य में नागरिकों के पास फुर्सत होनी चाहिए और उन्हें अपनी रोज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे नहीं जुटाने चाहिए। लेकिन यह देखना मुश्किल है कि यह फुर्सत कैसे मिलेगी। क्योंकि अगर आप गुलामों को काम पर रखते हैं तो वे बगावत कर सकते हैं। थेस्लियन पेनेस्टे अक्सर अपने मालिकों के खिलाफ उठे रहते हैं, और हेलोट ने इसी तरह लेसेडेमोनियस के खिलाफ, जिनकी मुसीबतों का वे हमेशा इंतजार करते रहते हैं। हालांकि क्रेटेंस के साथ अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका कारण शायद यह है कि पड़ोसी शहर एक दूसरे के साथ लड़ाई में रहने पर भी कभी भी बागी गुलामों के साथ संगठन नहीं करते। बगावत उनके फायदे के लिए नहीं होती, क्योंकि उनकी खुद की आबादी उन पर निर्भर है, जबकि लेसेडेमोनियंस के सभी पड़ोसी, चाहे वे एग्रीवस हों या मेसिनियंस हों या आर्केडियंस हों, उनके दुश्मन हैं। और होलेटस हमेशा उनके लिए बगावत है। थेस्ली में फिर से गुलामों की असली बगावत उस समय हुई है जब थेस्लियन अभी भी पड़ोसी अकियन, पेरहेबियन और मैग्नेशियन के साथ लड़ाई में थे। इसके अलावा अगर कोई और मुश्किल न हो तो गुलामों के साथ बर्ताव या उनका मैनेजमेंट एक मुश्किल काम है, क्योंकि अगर उन पर काबू न रखा जाए तो वे घमंडी हो सक जाते हैं और सोचते हैं कि वे अपने मालिकों जितने ही अच्छे हैं। अगर उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है तो वे उनसे नफरत करते हैं और उनके खिलाफ साजिश रचते हैं। अब यह साफ है कि अब जब ऐसे नतीजे होते हैं तो किसी राज्य के नागरिकों को अपनी आबादी को मैनेज करने का राज नहीं पता चलता। फिर लेसेडिमोनियन औरतों का लाइसेंस स्पार्टन संविधान के इरादे को नाकाम करता है, और राज्य के अच्छे ऑर्डर के खिलाफ पति और पत्नी हर परिवार का हिस्सा होते हैं। इसलिए राज्य को मर्दों और औरतों में लगभग बराबर बांटा हुआ माना जा सकता है, और इसलिए जिन राज्यों में औरतों की हालत खराब है उनमें आधे शहर के में कोई कानून नहीं माना जा सकता। और स्पार्टा में असल में यही हुआ। कानून बनाने वाला पूरे राज्य को मजबूत और संयमी बनाना चाहता था, और उसने मर्दों के मामले में अपना इरादा पूरा किया, लेकिन उसने औरतों को नज़रअंदाज किया जो हर तरह की बेहिसाब और ऐशो आराम में रहती थी। नतीजा यह है कि ऐसे राज्य में दौलत को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि अगर नागरिक अपनी पत्नियों के कंट्रोल में आ जाएं, सभी लड़ाकू नस्ल की तरह, सिवाय सेलेट्स के, जो दूसरी जातियों के जो खुले तौर पर मर्दों के प्यार में मंजूरी देते हैं। ऐसा लगता है कि पुराने कहानीकार ने एरेस और एफ्रोडिटाइस को एक करके सही कहा था, क्योंकि सभी लड़ाकू नस्लें या तो मर्दों या औरतों के प्यार की तरफ झुकी होती हैं। क्योंकि सभी लड़ाकू नस्लें मर्दों या औरतों के प्यार की तरफ झुकी होती हैं। स्पार्टन्स के दिनों में, उनके महान होने के दिनों में यह बात देखने को मिली है। बहुत सी चीज़ें उनकी औरतें मैनेज करती थी, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि औरतें राज करती हैं या शासक औरतें ही चलाती हैं? नतीजा वही है। हिम्मत के मामले में भी, जिसके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं है और जिसकी ज़रूरत सिर्फ जंग में होती है। लेसेडिमोनियन औरतों का असर सबसे ज़्यादा शरारती रहा है। यह बुरी थेबन हमले में देखी, जब दूसरे शहरों की औरतों के उलट वे बिल्कुल बेकार थी और दुश्मन से ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करती थी। लेसेडिमोनियन औरतों की यह आज़ादी शुरुआती समय से ही थी, और बस यही उम्मीद की जा सकती थी कि क्योंकि लेसेडिमोनियन लोगों की लड़ाई के दौरान पहले अर्गीवस के खिलाफ और बाद में आर्केडियन और मेसिनियन लोगों के खिलाफ आदमी बहुत समय तक दूर
समय तक घर से दूर थे और शांति लौटने पर उन्होंने खुद को कानून बनाने वालों को सौंप दिया, जो पहले से ही एक सैनिक के जीवन के अनुशासन जिसमें कई अच्छे गुण होते हैं से तैयार थे, ताकि उसके कानून बन सके। लेकिन अब लाइकरगस लाइकरगस जैसा कि परंपरा कहती है, औरतों को अपने कानूनों के तहत लाना चाहता है, तो उन्होंने विरोध किया और उसने कोशिश छोड़ दी। जो हुआ उसके लिए वे न कि वह दोषी है, और संविधान में यह कमी साफ तौर पर उनकी वजह से है। हालांकि हम इस बात पर विचार नहीं कर रहे कि क्या माफ़ किया जाना चाहिए या नहीं, बल्कि यह है कि क्या सही है या और क्या गलत है। और औरतों की अव्यवस्था, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, न केवल अपने आप में राज्य की बदतमीजी का एहसास कराती है, बल्कि कुछ हद तक लालच को भी बढ़ावा देती है। लालच का जिक्र जाहिर है प्रॉपर्टी में गैर बराबरी की आलोचना की ओर इशारा करता है। स्पार्टन के कुछ नागरिकों के पास बहुत छोटी प्रॉपर्टी है, जबकि बहुत दूसरों के पास बहुत बड़ी, इसलिए ज़मीन कुछ ही लोगों के हाथ में चलेगी। और यहाँ उनके कानूनों में एक और कमी है, क्योंकि उनके हालांकि कानून बनाने वाला विरासत की बिक्री या खरीद को सही ठहराता है, वह किसी भी व्यक्ति को हिस्से देने और वसीयत देने की इजाज़त देता है जो इसे चाहता है। फिर भी दोनों तरीकों का नतीजा एक ही होता है, और पूरे देश का लगभग 2/5 हिस्सा महिलाओं के पास है। यह वारिसों की संख्या और बड़े दहेज के रिवाज की वजह से है। निश्चित रूप से बेहतर होता है कि दहेज बिल्कुल न दिया जाता, या अगर दिया भी जाता तो ठीक ठाक होता, जैसा कि अब कानून है। एक आदमी अपने वारिस को जिससे चाहे दे सकता है। अगर वह बिना वसीयत के मर जाता तो उसके देने का अधिकार उसके वारिस को मिल जाता। हालांकि देश 1500 घुड़सवार और 30,000 होप्लाइट्स रख सकता है, लेकिन स्पार्टन नागरिकों की कुल संख्या थेबेन हमले में 1000 से कम हो गई थी। नतीजा यह साबित करता है कि प्रॉपर्टी के जुड़े उनके कानून गलत थे, क्योंकि एक ही हार में शहर डूब गया। लोगों की कमी उनकी बर्बादी थी। एक परंपरा है कि उनके पुराने राजाओं के दिनों में वे अजनबियों को नागरिकता के अधिकार देने की आदत में थे, और इसलिए उनके लंबे युद्धों के बावजूद आबादी की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने इसका अनुभव किया। असल में कहा जाता है कि एक समय में स्पार्टा में कम से कम 10,000 नागरिक थे। यह बात सच हो या न हो, प्रॉपर्टी के बराबर करने उनके संख्या बनाए रखना जरूर बेहतर होता है। फिर बच्चे पैदा करने से जुड़ा कानून इस असमानता को ठीक करने के खिलाफ है, क्योंकि लेजिस्लेटर जितने ज़्यादा स्पार्टन्स हो सकें चाहते थे, इसलिए उन्होंने नागरिकों को बड़े परिवारों के लिए बढ़ावा दिया। और स्पार्टा में एक कानून है कि 3 बेटों के पिता को मिलिट्री सर्विस से छूट मिलेगी, और जिसके 4 बेटे हों उसके राज्य के सभी बोझों से छूट मिलेगी। स्पार्टा कानून छूट मिलेगी। फिर भी यह साफ है कि अगर ज़्यादा बच्चे होते हैं तो ज़मीन जिस तरह बटी हुई है उसमें कई जरूर गरीबी आ जाती है। लेसेडिमोनियन संविधान एक और बात में खराब है। मेरा मतलब है इफोरलाल्टी इस मजिस्ट्रेसी के पास सबसे ऊंचे मामलों में अधिकार होता है, लेकिन इफोर सभी लोगों में से चुने जाते हैं, और इसलिए यह पद बहुत गरीब लोगों के हाथ में चला जाता है, जो बुरी हालत में होने के कारण रिश्वत लेने के लिए तैयार रहते हैं। पहले के समय में स्पार्टा में इस बुराई के कई उदाहरण रहे हैं, और हाल में एंड्रियन के मामले में कुछ इफोर जिन्हें रिश्वत दी गई थी, उन्होंने राज्य को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की, और उनकी ताकत इतनी ज़्यादा और जालिम है कि ये राजाओं को भी उनके पास जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उनके असर से संविधान खराब हो गया और एक अमीर वर्ग से डेमोक्रेसी में बदल गया है। इफोराल्टी निश्चित रूप से राज्य को एक साथ रखती है, क्योंकि लोग जब खुश होते हैं तब उन्हें
ऊंचे पद पर हिस्सा मिलता है और नतीजा चाहे लेजिस्लेटर की वजह से हो या संयोग फायदेमंद रहा है, क्योंकि अगर किसी संविधान को परमानेंट होना है तो राज्य के सभी हिस्सों को यह इच्छा होनी चाहिए कि वह बना रहे और बना रहे। स्पार्टा में यही मामला है, जहां राजा हमेशा चाहते हैं कि क्योंकि उन्हें खुद को पूरा सम्मान मिलता है। अमीर लोगों को बड़ों की काउंसिल में रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि बड़े का पद नेकी का इनाम है, और लोगों को इफोर्डलिटी में, क्योंकि सभी उसके हकदार हैं। पूरे लोगों में एफ फोर्स का चुनाव बिल्कुल सही है, लेकिन इसे आज के तरीके से नहीं करना चाहिए, जो बहुत बचकाना है। फिर बड़े मामलों का फैसला उनके पास होता है, हालांकि वे बिल्कुल आम आदमी हैं, और इसलिए उन्हें सिर्फ अपने फैसले से नहीं बल्कि लिखे हुए नियमों और कानूनों के हिसाब से फैसला करना चाहिए। उनका जीने का तरीका भी संविधान की भावना के मुताबिक नहीं है। उन उन्होंने उन्हें बहुत ज़्यादा छूट होती है, और जबकि दूसरे नागरिकों के मामलों में ज़्यादा सख्ती और इतनी बर्दाश्त नहीं होती कि वे कानून से दूर भागकर सेंसुअल सुखों में खो जाते हैं। जबकि दूसरे नागरिकों के मामलों में खो जाते हैं। फिर बड़ी काउंसिल में भी कमियां नहीं हैं। यह कहा जा सकता है कि बड़े बुजुर्ग अच्छे आदमी होते हैं और मर्दाना गुणों में अच्छी तरह ट्रेंड होते हैं, और इसलिए उनके होने से राज्य को फायदा होता है। लेकिन जरूरी मामलों के जजों का जिंदगी भर पद पर बने रहना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि शरीर के साथ साथ दिमाग भी बूढ़ा होता है। और जब लोगों को इस तरह से पढ़ाया जाता है कि खुद लेजिस्लेटर भी उन पर भरोसा नहीं कर सकता, तो असली खतरा होता है। कई बुजुर्गों के बारे में यह बात मशहूर है कि उन्होंने रिश्वत ली थी और वे सरकारी मामलों में तरफदारी करने के दोषी रहे हैं, और इसलिए उन्हें गैर जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। फिर भी स्पार्टा में वे ऐसे हैं, लेकिन इसका जवाब दिया जा सकता है। सभी मजिस्ट्रेसी ए फोर्स के सामने जवाब दें, हाँ, लेकिन यह खास अधिकार उनके लिए बहुत बड़ा था, और हम मानते हैं कि कंट्रोल किसी और तरीके से किया जाना चाहिए। इसके अलावा जिस तरह के स्पार्टन्स अपने बुजुर्गों को चुनते हैं वह बचकाना, और यह गलत है कि चुना जाने वाला व्यक्ति पद के लिए प्रचार करे। सबसे काबिल और अपॉइंट किया जाना चाहिए, चाहे वह चुने या न चुने। और यहाँ लेजिस्लेटर साफ तौर पर वही इरादा दिखाता है जो उसके संविधान के दूसरे हिस्सों में दिखाता है। वह चाहता है कि उसके नागरिक महत्वाकांक्षी हों और उसने बड़ों के चुनावों में इस गुण का ध्यान रखा है, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं होता तो कोई भी चुनने जाने के लिए नहीं कहता। फिर भी महत्वाकांक्षा और लालच किसी भी दूसरे जुनून से ज़्यादा अपराध के कारण है। राजा राज्य के लिए राज्यों के लिए फायदेमंद है या नहीं, इस पर मैं किसी और समय सोचूंगा। उन्हें वैसे भी चुना जाना चाहिए जैसे वे अभी हैं, वैसे नहीं, बल्कि उनकी ज़िंदगी, निजी और व्यवहार का ध्यान में रखकर। उन्हें वैसे जाना चाहिए जैसे वे अभी हैं, वैसे नहीं, बल्कि उनकी निजी ज़िंदगी और व्यवहार को ध्यान में रखकर। जाहिर है लेजिस्लेटर ने खुद यह नहीं सोचा था कि वह उन्हें सच में अच्छा आदमी बना सकता है। कम से कम उसने तो नहीं सोचा था। यह उनकी अच्छाई पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं दिखाता। इस वजह से स्पार्टन दुश्मन को एक ही एम्बेसी में शामिल करते हैं, और राजाओं के बीच एक झगड़ों को राज्य के लिए नुकसानदेह माना जाता है। न ही कॉमनवेल्थ को सबसे पहले शुरू वाले, जिन्हें फिडिटिया कहा जाता था, ने उन्हें ठीक से रेगुलेट किया। एंटरटेनमेंट का इंतजाम क्रेतेब की तरह पब्लिक के खर्च पर होना चाहिए था, लेकिन लेसेडिमोनियन लोगों में हर किसी की उम्मीद की जाती है वह कंट्रीब्यूट करे, और उनमें से कुछ इतने गरीब हैं कि खर्च नहीं उठा सकते। इस तरह लेजिस्लेटर का इरादा फेल हो जाता है। कॉमनवेल्थ को एक पॉपुलर इंस्टीट्यूशन बनाया जाना था, लेकिन उन्हें रेगुलेट करने का मौजूदा तरीका पावरफुल के उल्टा है, क्योंकि बहुत गरीब लोग मुश्किल से ही उनमें हिस्सा ले पाते हैं, और पुराने रिवाज के अनुसार जो कंट्रीब्यूट नहीं करते उन्हें नागरिकता के अपने अधिकार बनाए रखने की इजाज़त नहीं है। स्पार्टन एडमिरल्स के बारे में कानून की अक्सर बुराई की जाती है, और सही भी है,
यह झगड़े की वजह है क्योंकि राजा हमेशा जनरल होते रहते हैं और एडमिरल का है यह पद बस एक दूसरे राजा की नियुक्ति है। प्लूटो ने अपने कानून में जो आरोप लगाया है लेजिस्लेटर के इरादे के खिलाफ है, यह भी सही है। पूरा संविधान सिर्फ एक हिस्से के गुण पर ध्यान देता है, सैनिक का गुण, जो युद्ध में जीत दिलाता है। और जब तक वे युद्ध में थे उनकी ताकत बनी रही, लेकिन जब उन्होंने साम्राज्य हासिल कर लिया तो वे गिर गए, क्योंकि शांति की कला के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था और उन्होंने कभी युद्ध से बड़ा कोई काम नहीं किया था। एक और गलती है जो उतनी बड़ी है जिसमें वे पड़ गए हैं।